मेरा नाम नेहा है और मैं लखनऊ के एक पुराने मोहल्ले में पली बड़ी हूँ, जहाँ गलियां इतनी संकरी हैं कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती हैं। घर में 5 बहनें थीं, मैं सबसे बड़ी, और पापा ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके हम सबकी शादी की। दहेज के चक्कर में उनका सारा जीवन बीत गया। माँ हमेशा कहती कि बेटी, शादी के बाद कभी मायके मत लौटना, अपना घर बसाना, ससुराल में सब कुछ सहना पड़ता है। मैंने उनकी बात दिल में बिठा ली थी। सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ आसान हो जाएगा। राजीव से मेरी शादी हुई। राजीव की फैक्ट्री थी छोटी सी, प्लास्टिक की चीजें बनती थीं। ससुर जी, जिनका नाम हरिशंकर था, अब रिटायर्ड थे, लेकिन फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में था। राजीव ने शादी से पहले ही मुझे कई बार समझाया था कि नेहा, पापा का स्वभाव थोड़ा सख्त है, उनकी एक बात नहीं टालनी, वो गुस्से में कुछ भी कर बैठते हैं। मैंने हंसकर कहा था कि कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी। शादी के पहले दिन जब मैं घर आई तो लगा जैसे कोई पुराना महल हो, बड़ा सा आंगन, चारों तरफ कमरे, लेकिन सन्नाटा। राजीव की माँ कई साल पहले गुजर चुकी थीं। घर में बस ससुर जी और राजीव, नौकरानी भी नहीं थी। ससुर जी ने कहा था कि अब बहू आई है, घर की सारी जिम्मेदारी उसकी। पहले 3 दिन तो सब ठीक चला। मैं सुबह उठती, चाय बनाती, नाश्ता बनाती, घर की सफाई करती। ससुर जी हर चीज में खामियां निकालते, कभी नमक कम, कभी मिर्च ज्यादा। मैं चुपचाप सुनती। राजीव मुझे चुपके से कहता कि पापा की बात का बुरा मत मानना। 3 दिन की बात है। चौथे दिन सुबह राजीव ने कहा कि आज शाम को हम बाहर घूमने चलेंगे, लखनऊ की गलियों में। मैं तो खुशी से उछल पड़ी। लंबे समय बाद कोई बाहर घूमने का प्लान। लेकिन जैसे ही हम तैयार हो रहे थे, ससुर जी की आवाज आई कि राजीव इधर आ। राजीव फौरन बाहर निकल गया। बाहर से उनकी चीख पुकार सुनाई दी। शादी के बहाने 1 हफ्ते से दुकान पर नहीं गया। क्या सोच रखा है, सारे मजदूर तेरे सर पर खड़े रहेंगे। अभी चल काम कर, फैक्ट्री में नुकसान हो रहा है। मैं कमरे में खड़ी होकर सुन रही थी। दिल में गुस्सा आया। अभी 4 दिन ही हुए थे शादी को और ये सब। राजीव लौटा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। बोला, सॉरी नेहा, आज नहीं जा पाएंगे, दुकान जाना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा कि कोई बात नहीं, काम पहले है। उस दिन मैंने अकेले ही घर संभाला। ससुर जी ने मुझे बुलाया। मैं दुपट्टा ठीक करके उनके कमरे में गई। वो बिस्तर पर बैठे थे। मुझे सर से पांव तक घूरा। फिर बोले, चाय बना के लाना, गरम गरम। मैंने चाय बनाकर दी। वो पीते वक्त उनकी नजरें मेरे चेहरे से नीचे सरक रही थीं। मैं घबरा गई, दुपट्टा कसकर लपेट लिया। जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी, वो बोले, बैठो ना, अकेले में क्या करूं, घर में तो तुम ही हो। मैंने कहा, जी काम है, और भाग आई। अगले दिन फिर वही, नेहा इधर आ। मैं गई। वो बोले, दूध गरम करके लाना। मैंने दूध गरम किया, गिलास में डाला। जैसे ही मैंने गिलास आगे बढ़ाया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चौंक गई, जैसे बिजली का झटका लगा हो। मैंने हाथ छुड़ाया और बाहर निकल आई। उस रात मैं सो नहीं पाई। राजीव को बताऊं या नहीं, वो तो पापा के सामने कांपते थे। धीरे धीरे ससुर जी की बातें और करीब आने लगी। कभी कहते तुम्हारे हाथों की चाय में जादू है, कभी कहते तुम्हारे जैसे रंग रूप वाली बहू मिली है। घर में रौनक आ गई। उनकी नजरें मेरे चेहरे से नीचे सरकती। मैं हर बार घबरा जाती, दुपट्टा कसकर लपेट लेती। एक शाम मैं किचन में थी। ससुर जी पीछे से आए, मेरी कमर पकड़कर झटके से दीवार से सटा दिया। मैं चीखी, धक्का देकर भागी, कमरे में घुसकर कुंडी चढ़ा ली। उस दिन मैंने राजीव से कुछ नहीं कहा। डर था कि वो मानेंगे भी नहीं। कई दिन मैं कमरे में बंद रही। ससुर जी दरवाजा खटखटाते, खाना दे दो, भूख लगी है। मैंने कुछ नहीं दिया। रात को राजीव लौटा, गुस्से से बोला, क्या बदतमीजी है, पापा सुबह से भूखे हैं, शुगर है उनकी, बीमारी हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन। मैंने कहा, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। राजीव चिल्लाया, अभी 7 दिन भी नहीं हुए, तलाक का पेपर चाहिए तो बोलो। ससुर जी पीछे से बोले, देखा मैंने कहा था ना, ये लड़कियां शादी के बाद अपना रंग दिखाती हैं। मैं रो पड़ी। मायके जाने का मतलब था सब बर्बाद। पापा ने 6 बहनों की शादी बड़ी मुश्किल से की थी। माँ ने विदा करते वक्त कहा था कि कभी घर मत लौटना। उस रात मैंने राजीव से कहा कि अमित, पापा को दूसरी शादी करवा दो, उन्हें एक साथी चाहिए। राजीव भड़क उठा, बोला, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी, पापा की उम्र 65 साल है, शादी करेंगे क्या। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं, उनकी हरकतें सहूं। राजीव ने मुझे घूरा, बोला, क्या हरकतें, प्यार से बात करते हैं, तुम्हें बेटी समझते हैं। मैंने कहा, बेटी को कोई ऐसा देखता है। वो और गुस्सा हो गए, बस करो, मैं नहीं सुनना चाहता। उसके बाद मैंने चुप रहना शुरू कर दिया। बस खाना बनाती, रख देती और अपने कमरे में चली जाती। कुछ दिन बाद घर में हलचल मची।
राजीव का छोटा भाई विक्रम सिंगापुर से वापस आया अपनी पत्नी शालिनी के साथ। ससुर जी उनसे नाराज थे क्योंकि बिना बताए शादी की थी, लेकिन अब सब घर में थे। शालिनी बहुत खुशमिजाज थी, दुबली पतली, गोरी, हंसती रहती। हम जल्दी ही घुल मिल गए। मुझे लगा अब मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि शालिनी बदहवास होकर कमरे से निकली, आंखें लाल। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोली पापा जी की नजरें, हाथ पकड़ते हैं, अजीब बातें करते हैं, मुझे डर लगता है। मैंने कहा मैं भी यही सब झेल रही हूँ। राजीव को बताया था पर वो मानते नहीं। शालिनी ने विक्रम से बात की। विक्रम ने वही कहा जो राजीव ने कहा था, 2 साल अकेले रहा हूँ, अब 4 दिन की रोटी बनाने से ड्रामा कर रही हो। फिर एक रात मैंने राजीव से कहा कि देख रहे हो ना, शालिनी भी वही कह रही है। इसका मतलब पापा जी की आदतें गलत हैं, उन्हें एक साथी चाहिए। राजीव ने पहली बार चुपचाप सुना, शायद अब उसके अंदर कुछ हिल गया था। उस रात के बाद घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। राजीव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो चुप चुप रहता, फैक्ट्री से लौटकर सीधे अपने कमरे में चला जाता। शालिनी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। विक्रम और शालिनी का रिश्ता भी पटरी पर नहीं था। शालिनी दिन ब दिन उदास होती जा रही थी। वो मेरे साथ किचन में आती, चुपके से कहती, भाभी मैं यहाँ नहीं रह सकती। पापा जी की हरकतें अब हद से बाहर हो रही हैं। कल तो उन्होंने मुझे कमरे में बुलाकर कहा कि तुम्हारे जैसे नाजुक बदन वाली लड़की मिली है, अब घर में सुकून है। मैं डर गई थी। मैंने उसे समझाया कि मैं भी यही सब झेल रही हूँ, लेकिन राजीव और विक्रम दोनों अपने पापा के सामने कुछ नहीं बोलते। शालिनी ने कहा, मैं विक्रम से साफ कह दूंगी, अगर वो नहीं माने तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि थोड़ा और इंतजार करो, शायद कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि कुछ नहीं ठीक होने वाला। एक सुबह ससुर जी ने मुझे बुलाया। मैंने दुपट्टा ठीक किया और उनके कमरे में गई। वो बिस्तर पर बैठे थे, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। बोले, नेहा आज तुम्हें कुछ कहना है। मैं खड़ी रही। उन्होंने कहा, तुमने देखा होगा अब घर में 2 बहुएं हैं, लेकिन दोनों की शिकायतें एक जैसी हैं। मैं समझ गया हूँ कि तुम लोगों को मेरी आदतें पसंद नहीं। मैं चौंक गई। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ था क्या? लेकिन फिर उन्होंने कहा, मैं अकेला हूँ, तुम लोग मेरे साथ ठीक से बात नहीं करती। राजीव और विक्रम तो मेरे सामने चुप रहते हैं। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई साथी चाहिए। मैंने कहा, जी आप ठीक कह रहे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मैंने सोचा है कि मैं दूसरी शादी कर लूं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मैंने कहा, जी नहीं, ये तो अच्छी बात है। वो मुस्कुराए और बोले, तो ठीक है, राजीव से बात कर लो। मैं बाहर आई तो दिल में एक हल्की सी उम्मीद जगी, शायद अब सब ठीक हो जाए। मैंने राजीव को बताया। वो पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, पापा ने खुद कहा है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। राजीव ने कहा, ठीक है मैं देखता हूँ। लेकिन वो दिन बीतते गए और राजीव ने कोई बात आगे नहीं बढ़ाई। मैंने पूछा तो वो बोला, पापा की उम्र हो गई है, कौन शादी करेगा? और फिर अगर कोई आई तो क्या होगा? फैक्ट्री, घर सब उनका नाम है, वो औरत सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी। मैंने कहा, ऐसा नहीं होगा, कोई अच्छी औरत मिलेगी जो सिर्फ उनका साथ देगी। राजीव ने सिर हिलाया, तुम नहीं समझती। दूसरी तरफ शालिनी का धैर्य खत्म हो रहा था। एक दिन वो विक्रम से जोर जोर से बहस करने लगी। मैं और राजीव बाहर से सुन रहे थे। शालिनी कह रही थी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, पापा जी की हरकतें सहन नहीं होती। वो मुझे अकेले में बुलाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, अजीब बातें करते हैं। विक्रम गुस्से से बोला, बस करो, ये सब नाटक है, पापा अकेले हैं, थोड़ा प्यार से बात करो। शालिनी रोने लगी। प्यार? ये प्यार नहीं, ये कुछ और है। विक्रम चिल्लाया, तो जा यहाँ से, मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हारे मायके में तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। शालिनी कमरे से बाहर निकली और मेरे पास आकर रोने लगी। मैंने उसे गले लगाया। उसने कहा, भाभी मैं सच में चली जाऊंगी। मैंने कहा, रुको, अभी कुछ हो सकता है। उस रात मैंने राजीव से फिर बात की। मैंने कहा, राजीव देख रहे हो ना, शालिनी भी वही कह रही है जो मैं कह रही थी। इसका मतलब पापा जी की आदतें गलत हैं। अगर हम उन्हें दूसरी शादी नहीं करवाएंगे तो घर में झगड़े बढ़ते जाएंगे। राजीव ने पहली बार चुपचाप सुना, फिर बोला, ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। अगले दिन राजीव ने ससुर जी से बात की। ससुर जी पहले तो नाराज हुए, बोले, मैं इस उम्र में शादी करूंगा? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। राजीव ने कहा, पापा आप अकेले हैं, हमें भी अच्छा नहीं लगता, एक साथ ही मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। ससुर जी ने कहा, मैं सोचता हूँ। कुछ दिन बाद ससुर जी खुद ही बोले, ठीक है,
एक विधवा है, उम्र मेरी जितनी नहीं, शायद 45-50 की होगी। उसके पति की मौत हो गई थी। उसके पास कोई नहीं है। अगर वो राजी हो तो मैं शादी कर लूंगा। राजीव खुश हो गया। उसने फौरन बात शुरू की। उस विधवा का नाम था सरिता। वो पास के ही गांव में रहती थी। राजीव और विक्रम ने उससे मिलकर बात की। सरिता ने हाँ कर दी। वो बोली, मुझे बस साथ चाहिए। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। बस एक घर चाहिए जहां मैं रह सकूं। शादी तय हो गई। छोटी सी शादी हुई। सरिता घर आई। वो सौम्य, शांत, समझदार औरत थी। गोरी, मध्यम कद की, चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। जैसे ही वो घर में आई, ससुर जी का व्यवहार बदल गया। वो अब चिल्लाते नहीं थे। सरिता उनकी हर बात मानती, उनका ख्याल रखती। ससुर जी को अब हम पर कोई नजर नहीं उठानी पड़ती। वो सरिता के साथ अपना समय बिताते। घर का माहौल बदल गया। राजीव अब मुझे कहता, नेहा, तुमने सही कहा था। पापा को बस एक साथी की जरूरत थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब सब ठीक हो गया। शालिनी भी अब खुश थी। वो कहती, भाभी, अगर सरिता जी नहीं आती तो मैं सच में चली जाती। विक्रम भी अब पहले जैसा नहीं था। वो पापा के सामने नहीं कांपता था। एक शाम हम सब बैठे थे। ससुर जी ने कहा, नेहा, शालिनी, तुम दोनों ने बहुत सहा है। मैंने पहले गलत किया। अब सरिता मेरे साथ है। तुम लोग मेरी बेटियां हो। मैंने और शालिनी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं पापा जी, अब सब ठीक है। लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ। शादी के बाद भी कुछ दिन तक ससुर जी की पुरानी आदतें झलकती। कभी कभी वो सरिता के सामने भी हमें अजीब नजरों से देखते। सरिता समझदार थीं। वो चुपचाप सब देखती और फिर ससुर जी को समझाती। धीरे धीरे वो आदतें भी खत्म हो गईं। अब घर में हंसी खुशी है। ससुर जी और सरिता साथ साथ घूमते हैं। राजीव और विक्रम फैक्ट्री संभालते हैं। मैं और शालिनी घर संभालती हैं। कभी कभी हम दोनों हंसते हैं कि हमने कितना सहा, लेकिन आखिरकार सब ठीक हो गया। सरिता जी के आने के बाद घर का माहौल सचमुच बदल गया था। पहले जहां हर शाम चीख पुकार और तनाव होता था, अब वहां हल्की हल्की बातें, चाय की प्याली की खनक और कभी कभी हंसी की आवाजें गूंजती। सरिता जी बहुत समझदार थीं। वो ससुर जी की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती। सुबह उठकर उनकी दवाइयां देती, नाश्ता बनाती, फैक्ट्री के काम की चिंता करती। ससुर जी अब पहले की तरह गुस्से में नहीं आते थे। उनकी आवाज में वह कड़वाहट नहीं रह गई थी जो पहले हर बात में झलकती थी। राजीव और विक्रम दोनों अब फैक्ट्री में ज्यादा समय बिताते थे। घर का बोझ सरिता जी और हम दोनों बहुओं पर भट गया था। शालिनी अब पहले जैसी उदास नहीं रहती थी। वो मेरे साथ किचन में आती, हंसती खिलखिलाती बातें करती। कभी कभी वो कहती, भाभी, अगर सरिता जी नहीं आती तो मैं सच में घर छोड़कर चली गई होती। मैं मुस्कुराती और कहती, अब सब ठीक है। लेकिन सब कुछ इतनी आसानी से ठीक नहीं हुआ था। शादी के बाद पहले कुछ हफ्ते तो सब अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे ससुर जी की पुरानी आदतें फिर से उभरने लगीं। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। सरिता जी बाहर आंगन में कपड़े सुखा रही थीं। ससुर जी अचानक किचन में आए। वो चुपचाप मेरे पीछे खड़े हो गए। मैंने महसूस किया कि उनकी सांसें मेरे कंधे पर पड़ रही हैं। मैं घबरा गई। मैंने कहा, जी कुछ चाहिए? वो बोले, नहीं, बस देख रही थी कि तुम कितनी अच्छी तरह काम करती हो। उनकी आवाज में वह पुराना अजीब सा लहजा था। मैंने झटके से पलटकर देखा। वो मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें वहीं पुरानी थीं। नजरें नीचे सरक रही थीं। मैंने फौरन बहाना बनाया, जी मैं बाहर जा रही हूँ, और तेजी से किचन से निकल आई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उस दिन शाम को मैंने शालिनी को बताया। वो भी चौंक गई। बोली, भाभी, मुझे भी कल कुछ ऐसा ही लगा। पापा जी ने मुझे कमरे में बुलाया था, कहा कि तुम्हारा चेहरा आज बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं घबरा गई और बाहर निकल आई। हम दोनों ने फैसला किया कि हम सरिता जी को बताएंगे, लेकिन सरिता जी को बताने से पहले हमें डर था कि कहीं वो नाराज न हो जाए। आखिर वो हमारी सास थीं। फिर भी हमने हिम्मत जुटाई। अगले दिन सुबह जब राजीव और विक्रम फैक्ट्री चले गए, हम दोनों सरिता जी के पास गए। मैंने कहा, सरिता जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। वो मुस्कुराई और बोली, बोलो बेटी, क्या बात है? शालिनी ने सारी बात बताई। मैंने भी अपनी बातें जोड़ी। सरिता जी चुपचाप सुनती रहीं। उनकी आंखें नम हो गईं। फिर वो बोली, मुझे मालूम था कि हरिशंकर जी का स्वभाव ऐसा है। जब मैं उनकी शादी के लिए तैयार हुई थी तो मैंने सोचा था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता है कि पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। हम दोनों हैरान थे। सरिता जी ने कहा, मैंने पहले भी ऐसे घरों में देखा है। बूढ़े लोग अकेले रहते हैं, उनकी जरूरतें दब जाती हैं। फिर जब बहू घर में आती है
तो वो अपनी भावनाओं को गलत तरीके से निकालते हैं। मैंने कहा, तो क्या करें? सरिता जी ने कहा, मैं बात करूंगी, लेकिन तुम लोग भी सावधान रहना। कभी अकेले में उनके कमरे में मत जाना, हमेशा साथ में रहना। हमने हाँ में सिर हिलाया। उस दिन शाम को सरिता जी ने ससुर जी से बात की। हम दोनों बाहर से सुन रहे थे। सरिता जी ने शांति से कहा, हरिशंकर जी, आपकी बहुएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपकी कुछ आदतें उन्हें परेशान करती हैं। ससुर जी पहले तो चुप रहे, फिर बोले, क्या आदतें? सरिता जी ने कहा, आप उन्हें अकेले में बुलाते हैं, उनकी बातें सुनकर उन्हें असहज करते हैं, ये ठीक नहीं है। ससुर जी गुस्से से बोले, मैंने क्या गलत किया? मैं तो उन्हें बेटी समझता हूँ। सरिता जी ने कहा, बेटी को कोई सर से पांव तक नहीं देखता, बेटी को कोई अकेले में नहीं बुलाता। ससुर जी चुप हो गए, फिर बोले, ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। कुछ दिन सब ठीक चला। ससुर जी अब हमें कमरे में नहीं बुलाते थे, उनकी बातें भी सामान्य हो गईं। लेकिन एक रात फिर वही हुआ। मैं रात को पानी पीने के लिए बाहर निकली। आंगन में ससुर जी खड़े थे। वो बोले, नेहा इधर आ। मैं रुक गई। उन्होंने कहा, बात करनी है। मैंने कहा, जी, सुबह बात कर लेंगे। वो बोले, नहीं अभी। मैं घबरा गई। मैंने तेजी से कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन मैंने राजीव को सब बताया। राजीव ने पहली बार गुस्सा नहीं किया। वो बोला, मुझे नहीं पता था कि पापा अभी भी ऐसा कर रहे हैं। मैंने कहा, अब हमें कुछ करना होगा। राजीव ने कहा, मैं पापा से बात करूंगा। उसने ससुर जी से बात की। ससुर जी ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग मुझे गलत समझते हो। राजीव ने कहा, पापा आप सरिता जी के साथ रहें, बहुओं से दूरी रखें। ससुर जी ने कहा, ठीक है। धीरे धीरे ससुर जी का व्यवहार बदलने लगा। वो अब सरिता जी के साथ ज्यादा समय बिताते। कभी कभी वो हमें देखकर मुस्कुराते, लेकिन अब उनकी नजरें नीचे नहीं सरकती। घर में एक नई शांति थी। शालिनी और मैं अब पहले जैसी नहीं थीं। हम दोनों ने फैसला किया कि हम अपने अपने पतियों के साथ ज्यादा समय बिताएंगी। राजीव और विक्रम भी अब पहले जैसी नहीं थे। वो समझ गए थे कि घर की शांति कितनी जरूरी है। एक दिन शाम को हम सब आंगन में बैठे थे। ससुर जी ने कहा, नेहा, शालिनी, तुम दोनों ने बहुत सहा है। मैंने पहले गलत किया, अब सरिता मेरे साथ है, तुम लोग मेरी बेटियां हो। हम दोनों ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं पापा जी, अब सब ठीक है। सरिता जी ने कहा, अब हम सब मिलकर घर संभालेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। समय बीतता गया और घर में एक नई सैर सपाटा सी छा गई। ससुर जी अब पहले वाले हरिशंकर जी नहीं रहे थे। सरिता जी का साथ उन्हें नया जीवन दे गया था। वो सुबह उठते, सरिता जी के साथ चाय पीते, फिर फैक्ट्री के काम की बातें करते। कभी कभी वो हम दोनों बहुओं को देखकर मुस्कुराते, लेकिन अब उनके मुस्कान में वह पुरानी अजीब सी चमक नहीं होती थी। उनकी नजरें अब सम्मान से भरी होती, जैसे सचमुच हमें बेटी समझते हों। सरिता जी ने घर की सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। वो न सिर्फ ससुर जी का ख्याल रखती, बल्कि हमें भी घर के कामों में हाथ बटाने की आजादी देती। कभी कभी वो कहती, नेहा, शालिनी, तुम लोग भी थोड़ा आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। हम दोनों हंसकर कहती, नहीं सरिता जी, हम साथ मिलकर करेंगे। राजीव और विक्रम भी अब पहले जैसे नहीं थे। वो समझ गए थे कि घर की शांति कितनी कीमती है। राजीव अब शाम को फैक्ट्री से लौटकर सीधे मेरे पास आता। हम दोनों छत पर बैठकर बातें करते। वो कहता, नेहा, मैंने पहले तुम्हारी बात नहीं सुनी, मुझे माफ कर दो। मैं मुस्कुराती और कहती, अब सब ठीक है। विक्रम भी शालिनी के साथ ज्यादा समय बिताने लगा। वो दोनों अक्सर बाहर घूमने जाते। कभी कभी हम चारों मिलकर घर में छोटी मोटी पार्टी करते। ससुर जी और सरिता जी भी शामिल होते। ससुर जी कहते, अब घर में रौनक है। पहले तो मैं अकेले बैठकर बोर हो जाता था। एक दिन ससुर जी ने हमें सबको बुलाया। हम सब आंगन में बैठे थे। वो बोले, मैंने बहुत गलत किया, मैंने अपनी अकेलेपन की आग में तुम सबको जलाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि एक साथी का क्या मतलब होता है। सरिता ने मुझे वो सुकून दिया जो मैं सालों से ढूंढ रहा था। उनकी आंखें नम हो गईं। सरिता जी ने उनका हाथ पकड़ा। ससुर जी ने कहा, नेहा, शालिनी, तुम दोनों ने बहुत सहा, मैं तुम्हें माफी मांगता हूँ। हम दोनों ने कहा, पापा जी, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। राजीव और विक्रम ने भी ससुर जी को गले लगाया। वो बोले, पापा, आप अब चिंता मत करो, हम सब आपके साथ हैं। उस दिन के बाद घर में एक नई शुरुआत हुई। हमने फैसला किया कि हम सब मिलकर घर को और बेहतर बनाएंगे। राजीव और विक्रम ने फैक्ट्री का काम बढ़ाया। घर में एक छोटा सा गार्डन बनाया। सरिता जी ने गार्डन की देखभाल की। वो कहती, फूलों से घर में खुशबू आती है। ससुर जी भी अब गार्डन में समय बिताते।
वो पौधे लगाते, पानी देते। कभी कभी वो हमें देखकर कहते, तुम लोग मेरे लिए बेटियां हो। उनकी आवाज में अब वह पुरानी कड़वाहट नहीं रह गई थी। कुछ महीनों बाद एक दिन राजीव ने मुझे बताया कि फैक्ट्री में नया ऑर्डर आया है। वो बोला, नेहा, अब हम सबकी जिंदगी अच्छी हो रही है। मैंने कहा, हाँ, और सब तुम्हारे और पापा जी के कारण नहीं, बल्कि सरिता जी के कारण है। राजीव ने हंसकर कहा, सही कहा। हम दोनों ने फैसला किया कि हम सरिता जी को एक सरप्राइज देंगे। हमने उनके लिए एक छोटा सा गहना बनवाया, एक सुंदर सी चांदी की पायल। हमने उसे एक छोटे से बॉक्स में रखा। एक शाम हम सब बैठे थे। राजीव ने बॉक्स सरिता जी की तरफ बढ़ाया। वो हैरान हो गईं। बॉक्स खोला तो आंखें भर आईं। वो बोली, ये मेरे लिए? मैंने कहा, हाँ, आपने हमारे घर को बचाया है। सरिता जी ने हमें गले लगाया। ससुर जी ने भी मुस्कुराकर कहा, तुम लोग बहुत अच्छे हो। समय बीतता गया। घर में अब हंसी खुशी थी। ससुर जी और सरिता जी अब एक दूसरे के साथ घूमते। वो कभी कभी बाहर जाते, मंदिर जाते, बाजार जाते। हम दोनों बहुएं घर संभालती। राजीव और विक्रम फैक्ट्री संभालते। कभी कभी हम सब मिलकर फिल्म देखते। ससुर जी कहते, अब मैं समझ गया हूं कि परिवार क्या होता है। एक दिन मैंने सोचा कि जो कुछ हुआ वो सब एक सबक था। समाज में कई बार बूढ़े माँ बाप को दूसरी शादी नहीं करने देते, फिर उनकी जरूरतें दब जाती हैं और बहुओं को झेलना पड़ता है। लेकिन अगर सही समय पर सही फैसला लिया जाए तो सब ठीक हो जाता है। सरिता जी ने हमें ये सिखाया कि प्यार और समझदारी से हर रिश्ता सुधारा जा सकता है। आज जब मैं घर में घूमती हूँ तो लगता है कि ये घर अब सचमुच मेरा है। ससुर जी मुझे बेटी कहते हैं, सरिता जी मुझे बेटी की तरह प्यार करती हैं, राजीव मेरे साथ है, शालिनी मेरी सखी बन गई है। हम सब मिलकर एक परिवार हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने उस समय चुप रहकर सब सह लिया होता तो शायद आज ये खुशियां ना होती। लेकिन मैंने हिम्मत की, बात की और सब ठीक हो गया। अब घर में सुकून है, अब घर में प्यार है, अब घर में एक दूसरे का साथ है। और ये सब इसलिए है क्योंकि हमने समय पर सही कदम उठाया।